Public administration definition, nature, meaning, significance. इंट्रोडक्टरी वीडियो फर्स्ट में हमने इस बारे में कुछ जनरल बातें कही थी। आज हम उसको स्पष्टता देना चाहेंगे, उसको माइन्यूटली उस पर ऑब्जर्वेशन देना चाहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, as an work, it since the evolution of, since the origin of civilized society ruled by someone. But as a subject, it came in existence as a separate discipline, separate subject in 1887. (1887) में लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र से अलग होकर एक अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ। तब से आज 2021 तक इसमें जो उथल पुथल हुआ, इसमें जो चिंतन हुआ, इसके विषय वस्तु में जो परिवर्तन आए, रिफॉर्म आए, अमेंडमेंट आए और विस्तार हुआ, उन सब को 6 चरणों में विभक्त किया जाता है। All the thinking, all the hypothesis, all the researches, all the activities which occurred in the field of public administration and in the study of public administration as new discipline since its establishment as subject in 1887 to till now is generally divided into 6 phases. यह विभाजन इस रूप में किया गया है, जब कोई मेजर चेंज अकर हुआ है इस क्षेत्र में तो उसको एक चरण के रूप में रेखांकित किया गया है। 1887 से 1926 पहला चरण, 1927 to 37 सेकेंड फेज, 38 to 48 थर्ड फेज, 49 to 70 फोर्थ फेज, 71 to 90 फिफ्थ फेज एंड 91 to till now सिक्स्थ फेज। इस पर हम प्रकाश डालें, इसके पूर्व हम चलना चाहते हैं। यह सभी को स्वीकार्य है कि लोक प्रशासन 1887 से पहले से था कार्य के रूप में। अगर एक कार्य के रूप में था तो क्या इस पर चिंतन नहीं हुआ होगा? हाँ, लोक प्रशासन नाम से नहीं हुआ होगा, लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र से अलग करके नहीं हुआ होगा, लेकिन चिंतन हुआ होगा। और यह सब्जेक्ट पॉलिटिक्स से सेपरेट होकर बना है, और कुछ समय पहले पॉलिटिक्स का भी अस्तित्व नहीं था, या पॉलिटिक्स भी डिपेंडेंट था धर्मशास्त्र पर, धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा पर और एथिक्स पर। तो क्या तो लोक प्रशासन नहीं था? तब भी था। That is public administration as an act and the thinking thoughts
in public administration is since the beginning of political activities worldwide. वैदिक काल में राजस्व वसूलने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। क्या वो लोक प्रशासन तक नहीं थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तमाम पदाधिकारियों की बात की गई है, क्या वो लोक प्रशासक नहीं थे? और क्या कि उनके अधिकार, दायित्व, कर्तव्य निर्धारित करना लोक प्रशासन का चिंतन नहीं है, लेकिन वह चिंतन राजनीति शास्त्र में के अंतर्गत किया गया है। क्या अरस्तु और प्लेटो के चिंतन में केवल राजनीति है? राजनीति में लोक प्रशासन नहीं है, लोक प्रशासन पर चिंतन नहीं है, चिंतन है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हन वंश में, चीन में 2nd सेंचुरी BC में ही मेरिट के आधार पर नियुक्ति होने लगी थी। क्या लोक प्रशासन नहीं था? अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज, बट इट्स स्टडी वाज अंडर द रिलीजन, अंडर द एथिक्स, अंडर द पॉलिटिक्स, and it was interpreted in the light of ethics, in the light of theology, in the light of metaphysics. राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बीच में जब यूरोप में मध्यकाल आया, रोमन साम्राज्य और मध्यकाल आया, तो उसका चिंतन लुप्त हो गया था। उसका चिंतन लेकिन उसके चिंतन के आधार पर आगे चलकर फिर यूरोप में पुनर्जागरण में उसको बल मिला। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रोपाउंडर कहा जाता है। लोक प्रशासन का मतलब है लोक सेवा से, सिविल सेवा से, और लोक प्रशासन एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ 1887 में, और भारत में आधुनिक सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। कार्नवालिस को माना जाता है आधुनिक सिविल सेवा का जन्मदाता भारत में, इन बिटवीन 1886 to 1893 भारत में सिविल सेवा का 1786 टू वहाँ के अमेरिका में लोक प्रशासन के पहले सिविल सेवा के यहाँ प्रारंभ हो गए। अर्थात सिविल सर्विसेज वेयर एग्जिस्टिंग इन वन और एंदर वे सिंस एंशियंट टाइम। द थिंकिंग and thoughts were presented by different scholars on civil administration, on public administration during ancient period as well medieval period. लेकिन क्या लोक प्रशासन की प्रकृति जो कल हमने बताया वह थी? क्या उस समय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलगाव थे? या कि राजतंत्र में, सभी राजतंत्रों में एक रूपता थी कर्मचारियों की नियुक्ति? मौर्य साम्राज्य के तीर्थ, मौर्य साम्राज्य के अध्यक्ष, विभिन्न पदाधिकारीगण तो लोक सेवक ही हैं। अकबर के मनसबदारी में जो लोग राजस्व का काम कर रहे हैं, सिविल सेवा का काम कर रहे हैं, वो तो सिविल सेवक ही हैं। तो सिविल लोक सेवा पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य न होता रहा, अपितु प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य,
जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल जैसे तमाम लोगों ने लोक प्रशासन पर अपना चिंतन टाइम टू टाइम प्रस्तुत किया, लेकिन उनके आधार पर आधुनिक लोक प्रशासन की परिभाषा, अर्थ और महत्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता। उस समय उनका महत्व दूसरा था, उनका जुरिस्डिक्शन दूसरा था, सम्राट की इच्छा ही सर्वोपर हुआ करती थी, राष्ट्रतंत्र। आइए आधुनिक काल में मच बिफोर 1887 प्रशा में 17वीं-18वीं शताब्दी में प्रशा और जर्मनी में इस तरह का लोक प्रशासन पर काम होने लगा, इस पर चिंतन आने लगा, और इस वर्ड का यूज भी सबसे पहले प्रशा में हुआ। 17वीं शताब्दी तक पब्लिक एड शब्द का यूज नहीं होता था, लेकिन ये सब हो रहा है पॉलिटिक्स के अंतर्गत। जब अमेरिका में वहाँ की जो लूट व्यवस्था थी उसमें भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया। बेसिकली होता था ये था कि जब वहाँ राष्ट्रपति कोई जीतता था तो अपने शुभेच्छुओं को, राजनीतिक रूप से अपने समर्थकों को वो सरकारी पद देता था, और 1883 आते आते ये चरम पर पहुंच गया और राष्ट्रपति के नियुक्त होते ही तमाम लोग वाशिंगटन पहुंच जाते थे इस अपेक्षा से कि उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति का साथ दिया है, उनको सरकारी पद मिले। स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार होगा, अक्षमता आएगी। आज भी यदि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सचिवालय में या जिलों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जाएगी तो भ्रष्टाचार चरम पर होगा। इन स्थितियों में अमेरिका में वहां की कांग्रेस ने, वहां की संसद ने पेंडेंटल अधिनियम पारित किया और आंशिक रूप से सरकारी पदों पर सिविल से मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान किया गया। इस मुद्दे को वैचारिक आधार प्रदान किया वहाँ के एक राजनीतिक चिंतन समाजसेवी जो आगे चलकर राष्ट्रपति बनेंगे, वुडरो विल्सन ने। उन्होंने कहा राजनीति और प्रशासन दोनों अलग चीजें हैं। राजनीति का काम है लक्ष्य निर्धारित करना और नीति बनाना, और प्रशासन का काम है उन लक्ष्यों और नीतियों को कार्य रूप देना। इन दोनों में अलगाव होना चाहिए, और जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसके पीछे मूल कारण है कि यह राजनीति से मिला जुला है। अगर राजनीति से इसको अलग कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। साथ साथ उन्होंने कहा इनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। राजनीति से अलग रहकर जब लोग प्रशासक कार्य करेंगे, वुडरो विल्सन was of the view that when public servant will act independently from politicians and politics, they will do their job more efficiently, more transparently, with unprejudicedness, that is without any bias they will work. तो वुडरो विल्सन का यह ख्याल था कि राजनीति से प्रशासन को अलग करने से भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ साथ नीतियों का अधिक सक्षमता से निष्पादन होगा और पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो कि लोक सेवकों का कार्य है वो पक्षपात रहित होगा, इफिशिएंट होगा। और उन्होंने कहा लोक प्रशासन एक विज्ञान है और इसके सिद्धांत खोजे जाने चाहिए, इसके, और जब विज्ञान है तो उस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोग प्रशासक कार्य करेंगे, कार्य क्षमता का विस्तार होगा। इन स्थितियों में गुडनाउ ने उनकी बात को आगे बढ़ा दिया। वो सफल राजनीतिक हुए, प्रेसिडेंट हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी बात को और भी समर्थन मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध के तरह वो के समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
और अमेरिका में लोक सेवकों राजनीति विज्ञान को का अलगाव हुआ एक विषय के रूप में अध्ययन कैसे शुरुआत हुई वो अलग चैप्टर में हम देखेंगे। वैचारिक रूप से अभी देखा जाए वहाँ प्रशिक्षण का, और उनकी बात को गुडनाउ ने गद दिया। गुडनाउ ने बड़े अस्पष्ट कहा संविधान बनाना आसान है, उसको चलाना कठिन है, और चलाने का कार्य लोक सेवकों पर है, और प्रशिक्षित लोक सेवक ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। इसी दौर में टेलर ने अपना वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दे दिया। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत देने के बाद कि वैज्ञानिक तरीके से, अगर साइंटिफिक तरीके से रियल एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके कार्यों को किया जाए तो अधिक निष्पादन होगा। इस प्रकार से लोक प्रशासन में को विज्ञान बनाने की होड़ बनी, विज्ञान सिद्ध करने की होड़ हुई, और इसमें इफिशियंसी और कुशलता स्किल का बोलबाला बढ़ा। राजनीति से इसका अलगाव हुआ। क्या प्रकृति अब हो गई? एथिक्स और पीछे जा रही है। राजनीति में जो लोकतांत्रिक चीज़ें आई थी वो पीछे जा रही है। दूसरे चरण में विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत खोजना शुरू किया कि कौन कौन सिद्धांत खोजे जाएं तो विज्ञान की तरह सिद्धांत दे दिया जाए, और सिद्धांत मतलब है कि सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी हो, कि उस सिद्धांत को अपना के लोक प्रशासक सफलतापूर्वक प्रशासन कर सकें। फिर प्रकृति बदली, फैक्ट्स का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, मूल्य पीछे हो रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण में इन सिद्धांतों को चुनौती दे दी जा रही है, और चुनौती का आधार है कि कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं बनाया जा सका है जो सार्वभौम हो। ये सिद्धांत क्यों, और ये विज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होगा। दूसरी बात तीसरे चरण के विद्वानों ने कही कि मानव के लिए प्रशासन होता है, मानव द्वारा प्रशासन होता है, और मानव की पूर्ण उपेक्षा है, मानवीय संबंध की पूर्ण उपेक्षा है। तो इधर प्रथम चरण में टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, फेयोल के नेतृत्व में विभिन्न सिद्धांतों की खोज हो रही है, और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी, एक आदर्श ब्यूरोक्रेसी की बात कह के मैकनाइज कर दिया लोक प्रशासन को। इसको क्लासिकल एज कहा जाता है, क्लासिकल अप्रोच। लेकिन तीसरे चरण में चुनौती मिल गई, और चुनौती बड़ी सार्थक थी। इस चुनौती के परिणाम स्वरूप चौथा चरण आते आते व्यवहारवाद का हो गया। अब लोक प्रशासन का और राजनीति का जो द्वैत था वो भी खत्म होने लगा। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की जो प्रवृत्ति थी वो भी कमज़ोर पड़ने लगी, और लोक प्रशासन में जो केवल तथ्यों की बात थी वो भी कमज़ोर पड़ने लगी। मानव संबंध आ गया, बदली की नहीं प्रकृति, डिफिनीशन बदला की नहीं। लोक प्रशासन का भी विस्तार हो रहा है तो महत्व बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब चौथे चरण में हलचल हुई, तमाम विद्वान जो अन्य फील्ड से लोक प्रशासन में आए थे, द्वैत भाव समाप्त होने पर अपने अपने फील्ड में जाने लगे। तो चौथे चरण में, पांचवें चरण में 1971 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसको नया रूप दिया गया। अब तथ्य के साथ मूल्य को महत्व दिया गया, वैल्यूज को महत्व दिया गया। अब वैल्यूज और एथिक्स फिर आ गई केंद्र। और 70 से 71 से 90 तक ये चला। लेकिन 86-87 के बाद अमेरिका और ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेसी में दिक्कतें आई, और उन लोगों ने
लोक प्रशासन के आकार में ही कमी करने को लोक प्रशासन के लिए और जनता के लिए सर्वाधिक उचित पाया। न लोक प्रबंधन की बात आई, सरकार के आकार में कमी की बात आई, आर्थिक उदारीकरण का दौर चला और इस दौर में पिछले 30 साल में व्यापक परिवर्तन होते चले गए। पहले तो लगा कि नवलोक प्रशासन से नवलोक प्रबंधन अलग हो रहा है और मूल्य छूट जाएंगे, लेकिन नवलोक प्रबंधन को यह माना जाने लगा कि एक वैज्ञानिक प्रबंध की तरफ जा रहा है, इफिशियंसी, कार्यकुशलता की बात कर रहा है आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में। लेकिन शीघ्र ही नवलोक प्रबंधन में गुड गवर्नेंस की बात और एथिक्स की बात आई, इंटीग्रिटी की बात आई और इसको इथिकल बनाया जाने लगा। लोक प्रशासन और को जो आधार पर राजनीति से अलग किया गया था वो दूर छूट गया, काफी दूर छूट गया। लोक प्रशासन को विज्ञान सिद्ध करने की बात जो किया रही थी दूर छूट गया। लोक प्रशासन अर्थशास्त्र के बहुत नज़दीक आने लगा। लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र में जुड़ाव और गहरा होने लगा। इथिक्स का भी जुड़ाव लोक प्रशासन में गहराता जा रहा है। इस दौर में अब पहले कहा जाता था कि लोक प्रशासन का आकार बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर और लोक प्रशासन में अलगाव है, लेकिन बाद में कहा गया कि ये अलगाव कम होता जा रहा है आर्थिक उदारीकरण। अब क्या रह गया है? अब क्या लोक प्रशासन को केवल सरकारी प्रशासन आप मान सकते हैं? आज लोक प्रशासन के कार्यों को अर्थात सरकार के दायित्वों को, सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों को तमाम एनजीओ कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लोक सेवा के कार्यों को लेने के लिए भर्ती हो रही है। मीडिया का प्रभाव प्रेशर ग्रुप के रूप में लोकतंत्रों में बढ़ता गया और तो और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बहुत से कार्य हो रहे हैं और तो और सिविल सोसाइटी का महत्व प्रशासन में बढ़ता गया। तो ऐसी स्थिति में सिविल सोसाइटी के बढ़ते महत्व, मीडिया के बढ़ते दबाव, लोक सेवा के